हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। बेसिकली ये टॉपिक क्लास 6 सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक का पार्ट 2 ज्योग्राफी का ये थर्ड चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से। तो आप देखते हैं जैसे आसमान में जो सन है और जो बेसिकली द मून है और जो बेसिकली जो तारे हैं, ये सब मूव करते रहते हैं स्काई में। आपने अगर ध्यान दिया हो तो आप देखते होंगे कि ये लोग जो स्काई में ये सब जो चीजें हैं, बॉडीज है हेवनली, तो ये सब मूव करती रहती हैं। ठीक है, जैसे सन को देखते हैं, वो हमेशा क्या कहते हैं, ईस्ट से वो सनराइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है। ठीक है, ये आप देखते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि अर्थ जो है, बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि जो सन बेसिकली अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसा हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसलिए घूमता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाता है, ये उल्टा है। अर्थ जो है और सारे प्लैनेट वो अर्थ के सन के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उसे हम बेसिकली रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और रोटेशन क्या कहते हैं, जब वो अपने ही ऑर्बिट बेसिकली अपने ही एक्सिस पे वो स्पिन करे। ठीक है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते गए बेसिकली जो सन है, बेसिकली हम देखते हैं सन जो मूव करता है स्काई में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं कि वो पहले बेसिकली जो अर्थ होता है, अर्थ जो होती है वो अपने एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट ऐसे घूमती रहती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो अर्थ है वो दो तरीके की मोशन जो है वो एक्सपीरियंस करता है अर्थ। ठीक है, कि वह दो है, कौन कौन से, रोटेशन और रेवोल्यूशन। अब रोटेशन क्या होता है, जो अपने अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमता है। एक्सिस बेसिकली हमने जब पिछले चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया था कि जो ग्लोब में बेसिकली एक नीडल लगी रहती है, उसे घूमता जो है वो एक्सिस होता है। ठीक है, तो उसे हम रोटेशन कहते हैं उस मूवमेंट को। और रेवोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली जो सन के चक्कर लगाते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं ऑन फिक्स्ड ऑर्बिट, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो अब हम जानेंगे रोटेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, नाउ वी गोना स्टडी अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब रोटेशन ऑफ द अर्थ कैसे होता है, देखिए बेसिकली रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या होता है, पहली बार जो कि जो अर्थ होता है वो अपने ही फिक्स्ड बेसिकली वो अपने ही क्या कहते हैं, अपने ही एक्सिस पे जो घूमता है, वो मूवमेंट जो करता है उसे हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। द मूवमेंट, कर लीजिए आप लोग, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ये रोटेशन हो गया हमारा। ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, 1 मार्कर में आप आ सकते हैं और आराम से लिख जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब जो द अर्थ का जो, अब हम देखते हैं जब बेसिकली जो अर्थ है वो टिल्टेड है। ठीक है, वो हल्की सी झुकी हुई है एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। ठीक है, ये तो हमने ये जो डिग्री जो पढ़ रहे हैं हमने लॉन्गिट्यूड से लैटिट्यूड में पढ़ लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो तो आप देख लीजिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो अर्थ का जो बेसिकली जो अर्थ का एंगल है, मतलब वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे फ्रॉम द परपेंडिकुलर पोजीशन। ठीक है, ये टिल्टेड है, इसमें लिखे हुए फ्रॉम द परपेंडिकुलर पोजीशन से, और ऑर्बिटल पोजीशन से कितना टिल्टेड है, 60, सॉरी, ऑर्बिटल मींस कितना डिग्री, कितना वो टिल्टेड है, 66.5 डिग्री। ये ऑर्बिटल प्लेन से है टिल्टेड और ये बेसिकली परपेंडिकुलर प्लेन से है। ठीक है, तो क्या, तो बेसिकली जो टिल्टिंग ऑफ द एक्सिस होता है उसे हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ठीक है, ये जो टिल्टेड होता है इसे हम कहते हैं इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ठीक है, जो टिल्टिंग ऑफ द अर्थ एक्सिस होती है उसे हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। जैसे 23 डिग्री 23.5 डिग्री में ये परपेंडिकुलर प्लेन से ये टिल्टेड है और 66.5 डिग्री से ये ऑर्बिटल प्लेन से ये टिल्टेड है। तो इन टिल्टिंग ऑफ द एक्सिस को क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ओके, क्लियर है। ठीक है, अब इसमें क्या पता की बात है, इसमें है कि जो अर्थ का एक रोटेशन होता है वो 24 घंटे में पूरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अर्थ जो रोटेट करती है वो 24 घंटे उसको लगता है पूरा एक रोटेशन करने में। ठीक है, अब 24 घंटे में बेसिकली क्या होता है, while rotating 1/2 of the earth surface faces the sun। अब बेसिकली जो एक आधा बेसिकली 24 में से जो आधा 1/2 जो अर्थ होता है वो बेसिकली सन की तरफ फेस करता है। अब जैसे आप देखिए अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है,
समझ रहे हैं आप लोग? ये अपने एक्सिस से जब ये चक्कर लगा रही है तो आधा आप इसका सन की तरफ फेस करेगा और आधा आप इसका सन की तरफ नहीं फेस करेगा। ठीक है, समझ गए आप? जब जो अर्थ जो रोटेशन कराती वो जो रोटेशन करती है तो जो उसका अर्थ सरफेस का जो आधा पार्ट होता है वो सन की तरफ फेस करेगा और आधा पार्ट सन की तरफ नहीं फेस करेगा। इतना समझ गए आप लोग? ठीक है, जो कि ये आधा पार्ट जो सन की तरफ फेस करता है उसको हम क्या कहते हैं? डे कहते हैं, मतलब दिन, जैसा अभी हो रहा है। ठीक है, और जो आधा पार्ट नहीं फेस करता सन को उसे हम नाइट कहते हैं। ठीक है, तभी डे एंड नाइट होती है, रात दिन तभी होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, तो बेसिकली ये जो सर्कल होता है that divides the day and the light, basically the circles that divide the day from the night is known as circle of illumination. ठीक है, circle of illumination, ILLIMUNITION, circle of illumination। ये क्या होता है? The circle that divides the day from the night is known as circle of illumination। नहीं समझ में आया? ठीक है, अर्थ को रोटेशन करने में कितना लगता है? 24 आवर्स। ठीक है, जब अर्थ रोटेट कर रहा होता है क्योंकि जो आधा हाफ होता है अर्थ सरफेस का वो सन की तरफ फेस करता है और जो आधा हाफ होता है वो सन की तरफ नहीं फेस करता है। अब जो आधा पार्ट होता है जो सन की तरफ फेस करता है उसको हम डे कहते हैं और जो आधा पार्ट जो सन की तरफ फेस नहीं करता है उसे हम नाइट कहते हैं। अब जो ये सर्कल जो बनता है जो डे और नाइट को डिवाइड करता है उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, यहां तक समझ में आ गया देखो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को ये कहते हैं दैट डिवाइड्स द डे बेसिकली व्हिच सेपरेट्स द लाइटेड पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द डार्क वन। बेसिकली इमेजिनरी लाइन होती है, ये जैसे इमेजिनरी लाइन हो रही है, ठीक है, सेपरेट करती है डे को और नाइट को। ठीक है, ताकि वो लोग आपस में ना समझ गए, सिंपल है। ठीक है, अब हम बेसिकली पढ़ेंगे जो सन की जो किरणें होती है, आपने अगर देखी हो, सन रेज आर स्लैंटिंग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब सन रेज क्या है? स्लैंटिंग हो रही है, स्लैंटिंग, ठीक है, स्लैंटिंग है, पूरा टेढ़ी जा रही है मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, तो सन की जो रेज है, ठीक है, स्लैंट होती है हमेशा ऐसे टेढ़ी होती है तो स्लैंट कहा जाता है उसको। ठीक है, तो मॉर्निंग इवनिंग में टेढ़ी जाती है। ठीक है, द सन रेज आर वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल क्या मतलब? सीधी आ रही है, वर्टिकल मतलब सीधी आ रही है। ठीक है, समझ गए आप? वर्टिकल मतलब सीधी आ रही है। तो ये कब होती है? नून में होती है। नून क्या होता है? दोपहर बेसिकली। ठीक है, और मॉर्निंग इवनिंग में स्लाइड होती है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ी होती है और इसमें वर्टिकल में एकदम सीधे दिन में देखते हो आप कभी धूप पड़ती है इतनी ज्यादा कि दोपहर हो रही है, दोपहर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट अर्थ पे पड़ती है, अर्थ की सरफेस पे वर्टिकली। ठीक है, समझ गए? ठीक है, द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिफोर सनराइज। अब जब सूरज निकलने से पहले अगर आप 5-4 बजे उठे तो जब सूरज निकलता है उस समय बहुत ही कम रोशनी होती है, डिफ्यूज लाइट होती है। ठीक है, DIFFUSED, डिफ्यूज लाइट होती है। ठीक है, तो डिफ्यूज लाइट जो होती है उस पीरियड को क्या कहते हैं हम लोग? डॉन, DAW, बोला डॉन नहीं, DAWN। ठीक है, डॉन, जो कि सनराइज से पहले जो पीरियड होता है उसे हम डॉन कहते हैं, जहां पे डिफ्यूज लाइट बहुत कम लाइट होती है। ठीक है, ठीक है, द सन अपीयर्स एट द ईस्ट हॉरिजॉन विद स्लाइडिंग रेज। अब इसमें भी स्लाइडिंग रेज आ रही होती है ईस्ट से। ठीक है, तभी डिफ्यूज लाइट होता है। अब क्या हो गया? इट इज कॉल्ड द सनराइज, इसको हम सनराइज कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? सिंपल है एकदम, कोई टेंशन नहीं है। अब फिर क्या होता है? दोपहर में जब ये सनराइज होती है वर्टिकली फॉल होती है, नून होता है, बेसिकली दोपहर होती है, आफ्टरनून इसको इंग्लिश में भी कहते हैं। ठीक है, द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट आफ्टर सनसेट इज कॉल्ड डस्क। अब जो डिफ्यूज लाइट सनराइज के पहले होता है, अब डिफ्यूज लाइट कब? सनसेट के बाद होता है। ठीक है, डिफ्यूज लाइट जब आप देखते हैं जब सनसेट हो जाता है तो आप देखते हैं कुछ लाइट अभी रह जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज लाइट और डस्क कहते हैं। वो पीरियड को हम डस्क कहते हैं जहां पे सनसेट हो रहा होता है, वो बेसिकली सनसेट कहते हैं उसको। ठीक है, और उस पीरियड को क्या कहते हैं हम लोग? इवनिंग कहते हैं। ठीक है, शाम को। समझ गए आप लोग? सो एट सनसेट व्हेन इट्स कंप्लीटली डार्क एंड वी सी द मून एंड स्टार। अब जो नाइट आती है जब हम मून और स्टार देख रहे होते हैं, ठीक है, इट इज नाइट। वो तो अब रात हो गई, रात कब होती है? जब हम स्काई में क्या तारे और चांद देख लेते हैं तो रात हो जाती है। ठीक है, बिहाइंड द अदर हाफ व्हिच इज फेसिंग द इट इज मिडनाइट। अब जो अदर हाफ होता है, जैसे एक तरफ रात हो रही है तो अदर हाफ में मिडनाइट क्या हो रहा है? डे हो रहा है। समझ गए आप लोग? ये रोटेशन पूरा समझ गए? सिंपल था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। सो बेसिकली स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट।
ये क्या है? बेसिकली जब आप किसी और वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, किसी और देश में ट्रैवल करते हैं, तो उसे हम देखते हैं कि जो वहाँ पे और दिन और रात का जो समय है वो बहुत ही ज्यादा अलग है कि अगर यहाँ पे रात हो रही है तो वहाँ दिन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम चीज नोटिस करते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। अब इंक्लिनेशन पता है क्या होता है? हमने अभी अभी पढ़ा था बेसिकली जो टिल्टिंग ऑफ द अर्थ एक्सिस को इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो उसके कारण ये वेरिएशन होता है डे और नाइट। अब basically the areas that are located from far away from the equator, इक्वेटर पता है ये होता है, इक्वेटर किससे हाफ करता है, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड से, हाँ 0 डिग्री लैटिट्यूड से, ठीक है। तो बेसिकली जो एरिया जो यहाँ पे स्थित है, बेसिकली जो इक्वेटर के ऊपर बहुत दूर दूर है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमने पढ़ा था ग्लोब वाले चैप्टर में, यहाँ पे सनलाइट, यहाँ पे टॉर्रिड जोन बनता है, यहाँ पे क्या होता है सनलाइट ज्यादा आती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन ज्यादा होगा, जो डे लाइट यहाँ पे ज्यादा होगी, सूरज की किरणें इधर ज्यादा होंगी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बात होती है, ठीक है। अब बेसिकली अब हम देखते हैं कि दूसरी बात, देन द एरिया लोकेटेड नियर द विंटर। अब जो एरिया जो है वो यहाँ अगर इक्वेटर के पास है तो यहाँ पे विंटर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ठंड फ्रिजिड जोन आ जाता है ना, तो यहाँ पे विंटर्स होगा, तो यहाँ पे डे लाइट कम होगी और यहाँ पे नाइट ज्यादा होगी, ठीक है। समझ गया आप? अब द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है, बेसिकली ऊपर वाला पार्ट क्या होगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा सदर्न हेमिस्फीयर। अब द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है ये जो सन के इंक्लाइंड है बिल्कुल। अब जो सन की जो किरणें है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो पूरे साल में जो आधा साल होता है वो बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे सूरज की किरणें ज्यादा रहती हैं, और आधे हाफ में जो सदर्न हेमिस्फीयर है जो कि सन के ज्यादा इंक्लाइंड नहीं है, वो यहाँ पे आधे साल बेसिकली यहाँ पे किरणें नहीं रहती है, ठीक है। बेसिकली इज ऑल अबाउट, बेसिकली हम जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहाँ पे सूरज की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, क्योंकि बेसिकली ये टॉरिड जोन में आता है, तो यहाँ पे डे लाइट ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो 6 महीने यहाँ पे पूरा रात होगी, ठीक है। यहाँ पे 6 महीने पूरा दिन क्या होगा, 6 महीने यहाँ पे पूरा दिन पूरा यहाँ पे दिन होगा, और 6 महीने यहाँ पे पूरा दिन रात होगी, ठीक है। समझ में? तो लार्जर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट, आप लोग जानते हैं जो लार्जर पार्ट ऑफ द सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो सनलाइट ज्यादा लेता है, ठीक है। समझ गए? द रिजल्ट इज लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। अब देखते हैं इसके कारण क्या होता है, दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। हम लोग जैसे गर्मियों में कहते हैं यहाँ दिन बड़े होते हैं और रात बहुत छोटी होती है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब सेम जो केस है वो सदर्न हेमिस्फीयर का भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे यहाँ पे ज्यादा दिन था, बड़ा दिन था, छोटी रात थी, यहाँ पे लंबी रात है और छोटा दिन होगा, ठीक है। समझ गए आपको? अब द प्लेसेस लाइक एट द इक्वेटर हैव इक्वल लेंथ। अब जो यहाँ पे जो प्लेस है जो इक्वेटर पे रहती है, इक्वेटर के जो ऊपर प्लेसेस है यहाँ पे इक्वल होगा, मतलब बेसिकली 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात का अनोखा है, हमारा अर्थ बहुत ज्यादा अनोखा है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो इक्वेटर पे प्लेसेस है वहां पे इक्वल होगा, 12 घंटे दिन होगा, 12 घंटे रात होगी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने देखा कि यहाँ पे दिन ज्यादा होगा, रातें कम होंगी, और यहाँ पे देखा रातें ज्यादा होंगी, दिन कम होगा। समझ गए आपको? क्लियर है? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली इफेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस के अर्थ सरफेस की अर्थ रोटेशन का इफेक्ट क्या है, ठीक है। द सन, द मून, द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स अपीयर टू मूव ईस्ट टू वेस्ट, गोइंग टू द वेस्ट टू। अब रोटेशन के कारण क्या होता है, जो हम हवा में चीजें देखते हैं, मून और स्टार सब मूव जो करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, तो इसके कारण रोटेशन के कारण हम देखते हैं, ठीक है। वी सी द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट एंड डिफरेंट सनसेट एंड सनराइज एंड सनसेट। हम रोटेशन के कारण क्या देख लेते हैं, वी सी द क्या सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। अकरेंस, वी सी द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस अ डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट। अब जो रोटेशन होता है आपका वो विंड्स में भी और ओशन में भी डिफ्लेक्शन लाता है कि इधर से किरणें आ रही हैं, ठीक है, किरणें कह रहे हैं कि इधर से हवा चल रही है, ईस्ट से हवा चल रही है, वेस्ट से हवा चल रही है, ओशन किधर तरफ चल रहा है, ठीक है, किधर तरफ हाई टाइड है, किधर तरफ लो टाइड है। हाई टाइड मतलब ऊंची लहर है और नीची लहर है, इधर किधर है, ठीक है। तो इट गिव्स अ डे ऑफ 24 आवर्स, जैसा कि हमने पढ़ा था 24 आवर्स का पूरा एक दिन देता है हमें, ठीक है। समझ गए? ये इफेक्ट था। तो बेसिकली ये रोटेशन के बारे में इतना सब कुछ था हमने, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रेवोल्यूशन, ठीक है। हम रोटेशन पढ़ चुके हैं, रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब रेवोल्यूशन बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड revolution. Basically the movement of the earth on the fixed orbit, the movement of the earth around the sun
ठीक है, वो सन के अराउंड ऑन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज नोन एज रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑन द फिक्स्ड ऑर्बिट इज नोन एज रेवोल्यूशन। ठीक है, अब रोटेशन के बारे में हम जाना था कि 24 घंटे के बारे में बात होती है, अब रेवोल्यूशन में पूरे साल के बारे में बात होती है, 365 डेज के बारे में बात होती है। तो यही अंतर होता है दोनों में। और एक और अंतर होता है कि जो अर्थ जो होता है वो अपने ऑर्बिट पे अपने एक्सिस पे वो जो रोटेट करता है उसे हम रोटेशन कहते हैं, और जब वो सन के जो फिक्स्ड ऑर्बिट पे रोटेट करता है तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, द अर्थ टेक्स 365 डेज 5 hours 48 minutes and 45 seconds। अब ये जो है ये टाइम पीरियड है कि कब रेवोल्यूशन हमारा पूरा होता है, बेसिकली 1 ईयर हमारा कब पूरा होता है। 365 डेज 5 hours 48 minutes and 45 seconds याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा ये। ठीक है, 365 डेज 5 hours 48 minutes and 45 seconds। ठीक है, अब 45 ये जो है यहाँ पे जो होता है ये अर्थ अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करता है। ठीक है, हम देखते हैं फॉर कन्वीनियंस 1 year is 65 days। ठीक है, हम देखते हैं कि एक ईयर में 365 होते हैं, बट आफ्टर 4 years 1 day also added in it। ठीक है, कौन सा होता है 366 होते हैं, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, अब लीप ईयर क्यों होता है, बिकॉज़ द 6 hours मेक 1 day ओवर द स्पैन ऑफ 4 years। अब जो 6 hour होता है वो 1 डे के बराबर, बेसिकली 6 hour मेक 1 day ओवर द स्पैन ऑफ 4 years। अब जो 6 घंटा होता है वो एक दिन बनाता है ओवर द स्पैन ऑफ 4 years। ठीक है, द एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द फरवरी ऑन एवरी 4th year। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हर 4 साल में लीप ईयर आता है। ठीक है, द एडिशनल डे इज कॉल्ड अ लीप डे। लीप डे दस एवरी 4th year इज 29 डेज इन प्लेस ऑफ 28। ठीक है, लीप ईयर होता है, बेसिकली कुछ नहीं है, लीप ईयर के बारे में होता है कि हर साल में लीप ईयर आता है तो उसकी वजह से 366 डेज हो जाते हैं, तो पूरा रेवोल्यूशन तब पूरा होता है हर 4 साल में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अब देख लीजिए इफेक्ट क्या होता है रेवोल्यूशन का। ठीक है, तो इफेक्ट क्या होता है जब बेसिकली जो अर्थ जो होगा रेवोल्यूट जो अपना प्रोसेस जो कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है करेगा पूरे साल, तो उसमें वो देखेगा कि वेरिएशन ऑफ डे एंड नाइट का। ठीक है, अब देखेगा कि ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट ओवर द कि यहाँ पे ज्यादा दिन हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा रात होगी, यहाँ पे ज्यादा रात होगी, कम दिन होता है, तो रिवोल्यूशन में हमें ये पता चलता है। ठीक है, दूसरा क्या पता लगता है चेंजेस इन हीट एंड लाइट डिस्टर्बेंसेस ऑन द अर्थ। अब जो हीट एंड लाइट का जो चेंज होता है वो हमें पता लग जाता है। ठीक है, तीसरा क्या अपीयरेंस ऑफ सीजंस। अब सीजन विंटर रेनी ऑटम जितने सारे सीजन वो होते हैं। ठीक है, तो अकरेंस ऑफ सीजंस पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है चेंजेस इन हीट एंड लाइट डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, हीट एंड लाइट में डिस्टर्बेंसेस हो गए, और आखिरी क्या है ड्यूरेशन ऑफ वेरिंग इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। ठीक है, समझ गए आपको, रिवोल्यूशन बड़ा छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली सीजंस के बारे में। जो आखिरी टॉपिक है वो है सीजंस के बारे में। अब देखते हैं जब हमने पढ़ लिया रोटेशन के बारे में, जो अपने एक्सिस पे जो घूमता है, रेवोल्यूशन के बारे में जो अर्थ के ऑर्बिट पे घूमता है, अब जो सीजन जो कारण होता है वो उसके वजह सीजन का कारण क्या होता है, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा रेवोल्यूशन के कि हमने इफेक्ट पढ़ा तो उसमें देखा कि अकरेंस ऑफ सीजंस। ठीक है, तो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण होता है सीजन जब होते हैं। ठीक है, अब जो क्या होता है, अब हम देखते हैं रेवोल्यूशन में जो अर्थ होता है वो सन के एकदम फिक्स्ड ऑर्बिट घूमता रहता है। ठीक है, अगर वो नहीं घूमेगा, एक ही जगह स्टक हो जाएगा, एक ही जगह रुक जाएगा, तो क्या होगा, कोई सीजन नहीं होगा। जैसे गर्मी में बेसिकली अगर गर्मी में रुक गया तो पूरे साल गर्मी गर्मी रहेगी। ठीक है, अब मान लो अगर वो ठंडी में रुका तो पूरे साल ठंडी रहेगी। ठीक है, ऐसे नहीं होता, बेसिकली वो घूमता रहता है घूमता रहता है। ठीक है, वो रेवोल्यूशन चलता रहता है। 365 डेज 5 hours 48 minutes 45 seconds को हमने अभी डिस्कस कर लिया है आपके साथ। ठीक है, बेसिकली सीजन आपने पढ़ लिया। अब जो पहला सीजन होता है वो होता है समर 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 बेसिकली समर सॉलिस्टिस सॉलिस्टिस क्या है सॉलिस्टिस सॉल क्या प्रोनाउंस करता हूं मैं सॉल्स्टिस समर सॉल्स्टिस सीजन होता है पहला, बेसिकली समर सीजन ज्यादा से समझ पाएंगे आप लोग। तो बेसिकली समर सीजन कब स्टार्ट होता है कि ऑन 21 जून। ठीक है, द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। अब हमने देखा जब हम रोटेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो बेसिकली ये अर्थ है, मान लीजिए बहुत बढ़िया अर्थ है हमारी। ठीक है, मेरी ड्राइंग इक्वेटर है। ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब 21 जून को क्या होता है, 21 जून को होता है जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है हमारा वो सन के टिल्ट रहता है। ठीक है, इस टिल्टेड टुवर्ड सन एंड द सन जो टिल्ट रहता है बिल्कुल सन पे, और जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वो नहीं टिल्ट होता है। हमने अभी रोटेशन में आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है द सन इज डायरेक्टली ओवर 23.5
नॉर्थ डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है लैटिट्यूड और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, द सनलाइट इज अवेलेबल मैक्सिमम आवर्स, अब जो सनलाइट होगी वो यहीं पे मैक्सिमम आवर्स रहेगी, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, वो समर सॉलिस्टिस सीजन होगा, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज द समर सीजन, समर सीजन रहेगा, ठीक है। तो डेज आर मोर लॉन्गर देन नाइट्स है, तो यहां पे क्या होगा, दिन ज्यादा होगा, रातें कम होंगी। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर जो कि सन के जो रेस है वो बिल्कुल टिल्ट है, वहां पे क्या होगा, यहाँ पे जो शॉर्टर डेज होंगे और लॉन्गर नाइट्स होंगी, ठीक है। बिल्कुल हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, ठीक है। तो पढ़िए यहाँ पे आपने बेसिकली समर सॉलिस्टिस होता है कि 21 जून इसलिए बोला है कि 21 जून बेसिकली सबसे बड़ा दिन होता है पूरे साल में, सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो सूरज की किरणें होती है वो ज्यादा वर्टिकली फॉलो करती हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ टिल्ट रहता है, तो उसके कारण जो मैक्सिमम सनलाइट होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आती है। तो यहाँ पे जो जगह होंगी बेसिकली पंजाब, अरे कुछ भी एक्सपायर जगह यहाँ पे कोई प्लेसेस होंगी, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, समर सीजन होगा। मान लीजिए कनाडा, यूएस, जो भी कंट्री अर्थ की बात होगी, कोई भी सीजन होगा, यहाँ पे क्या होगा, समर सीजन, समझ गए आप लोग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विंटर सॉलिस्टिस के बारे में, विंटर सॉलिस्टिस के बारे में। दूसरा सीजन हमारा क्या है, विंटर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन 21 दिसंबर, अब इधर जून की बात होगी, इधर 21 दिसंबर की बात होगी, ठीक है। इसमें क्या है, द सन ऑफ द रेज फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये रहा हमारा, सनराइज होगी यहाँ पे डायरेक्ट फॉल हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, तो यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो प्लेसेस आएंगी वहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा बड़ी दिन होंगी और रातें छोटी होंगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में टीओसी दो है, ऊपर कैंसर होता है, नीचे कैप्रिकॉर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेसेस होंगी, यहाँ पे सनराइज ज्यादा होंगी, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे रात कम होगी और दिन ज्यादा होंगे, लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, ठीक है। द सन इज डायरेक्टली ओवर द 23 वही सेम 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे पास होगा, वहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होगा, तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इतना डिग्री सनलाइट होगी, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण होगा कि द समर सीजन एट दिस टाइम इट द समर सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और उसके कारण ये जो होता है समर सीजन हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। व्हेन द सनलाइट इन द पार्ट ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ फॉल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे फिर क्या होता है, लॉन्गर डेज होते हैं और शॉर्टर नाइट्स होता है, तो यहाँ पे समर सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, तो बट विंटर, अब बेसिकली जब सनलाइट यहाँ होगी तो सनलाइट यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो इधर क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा, तभी यहाँ 21 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे विंटर्स हो जाएगा। विंटर्स क्या होगा, यहाँ पे शॉर्टर डेज होंगी और लॉन्गर नाइट्स होंगी, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो ग्रेजुअली द सन मूव्स टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टुवर्ड्स अर्थ, अब जो सन होता है वो मूव करता है फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न से ऊपर जा रहा है इक्वेटर, ये इक्वेटर है ना, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से सनलाइट ऊपर जा रही है इक्वेटर पे, ठीक है। द सन रेज विल टू नॉर्थर्न, अब बेसिकली यहां होगा, यहाँ पे दिन ऐसी ऐसी साइकिल चलती जाती है और ऐसे दिन रात गर्मी सर्दी होती जाती है, ठीक है। इतने जो इनके इसका पढ़ लिया, ओके कोई नहीं। अब जो तीसरा सीजन है वो है बड़ा अनोखा, कौन सा, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग इसका पूरा नाम है स्प्रिंग एक्विनॉक्स, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, कोई नहीं, स्पेलिंग याद रख लीजिएगा आप लोग। स्प्रिंग की जो स्पेलिंग आती है EQUINOX, ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ये क्या है। अब ऑन 21 मार्च, 21 मार्च भी आ गए, ठीक है, आगे मार्च भी आ गए हमारे, ठीक है। तो मार्च भी आ गए, तो सन जो होगा वो इक्वेटर पे, अब जो टॉपिक ऑफ कैंसर की बात होगी, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात होगी, अब सनलाइट इक्वेटर पे भी तो आएगी, तो सनलाइट इक्वेटर पे आ गई भाई, 21 मार्च को सनलाइट इक्वेटर पे आ रही है, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों, 21 मार्च को जो सनलाइट है वो इक्वेटर पे फॉल हो रही है वर्टिकली, ठीक है। अब फिर उसके कारण क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द नाइट इज इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हमने अगर पहले रोटेशन हमने डिस्कस करा था कि जो भी प्लेसेस इक्वेटर पे है वहां पे 12 घंटे दिन होगी और 12 घंटे रात होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो बेसिकली इक्वल रहेगा, इट इज नाइदर वेरी कोल्ड और नाइदर वेरी हॉट, ठीक है। तो सीजन क्या, अगर हम फ्लैश में बात करें तो इक्वेटर पे क्या होगा, जब सनलाइट फॉल होगी तो बेसिकली होगा कि ना तो ज्यादा ठंडा रहेगा ना ज्यादा गर्मी रहेगी, इट इज अ मॉडरेट टेंपरेचर रहेगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो इसीलिए हम कहते हैं इट इज अ स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब उसके कारण क्या होगा, स्प्रिंग होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी और जो ऑटम होगा वो सदर्न हेमिस्फीयर पे होगा।
Therefore, the position of the Mars will be in the northern hemisphere is called spring. ठीक है, ये मार्च में स्प्रिंग सीजन हो गया। ठीक है, अब लास्ट सीजन हमारा है वो है ऑटम। ऑटम बारिश आएगी, वर्षा आएगी। ठीक है, ऑटम इक्विनोक्स। ठीक है, अब बारिश के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑन सितंबर 23 सितंबर आ गए। ठीक है, 23 सितंबर में आ गए ऑटम सीजन हम लोग। द सन रेज फॉल वर्टिकल। अब इसमें भी सन रेज फॉल होंगी वर्टिकल इक्वेटर पे। ठीक है, जैसा हमने स्प्रिंग में बताया। ठीक है, तो क्या होगा, डेज एंड नाइट्स ऑल ओवर इक्वल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, द पोजीशन इज कॉल्ड ऑटम। द ऑटम सीजन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब क्या होगा, जहां पे स्प्रिंग होता था नॉर्थर्न में 21 मार्च को, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि उसके कारण क्या होगा, जो ऑटम सीजन होगा वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे आ जाएगा 23 सितंबर को, और बेसिकली स्प्रिंग सीजन आ जाएगा, इस ऑटम सीजन आ जाएगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन आ जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो मेन हम लोग के बुक जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा फिट है। तो 23 सितंबर को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे ऑटम सीजन आ जाएगा, और 23 सितंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन आ जाएगा। और वैसे अगर 21 मार्च की बात करें तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को यहाँ पे स्प्रिंग सीजन आ जाएगा, और सदर्न हेमिस्फीयर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑटम सीजन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने रैपिड रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्लास 6 टेक्स्ट बुक का सोशल स्टडीज हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया। ठीक है, अगर इसके बाद कोई डाउट है, बेसिकली होगा जो ये हमने सीजन के बारे में इसमें ज्यादा आपको डाउट होगा। ठीक है, मैंने अपने तरीके से बहुत अच्छे से समझाया। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए कुछ बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो बेसिकली कोई ऐसी बात नहीं है, आप घर पे जाइए, सारे बच्चे जाइए घर पे, और बेसिकली बुक बेसिकली कोई भी नेट पे डाल दीजिए रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के बारे में, वो पूरा नोट्स आपको आ जाएगा, पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, मैं आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर तभी मिलेगा जब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे। ठीक है, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जरा नोटिफिकेशन आ जाए और आप आसानी से देख सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।